गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या है भारत में और किस तरह यह विकास कर रहा है। और आप देखेंगे कि पाइपलाइन जैसे आपके घरों में भी इसका उपयोग होता है। पानी ले जाने के लाने के लिए हम पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। लिक्विड आइटम जितने भी हैं या संलग्नित करके आयरन को भी क्या करके पीस करके लिक्विड जैसा बनाकर एक दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो पाइपलाइन देखो बनाने में क्या लगता है, इसको बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन बन जाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका बहुत ही कम लगता है और 10 बार इधर धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप देखोगे जिस भारत में यहाँ पर देखोगे कौन है, बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई से आपको हजीरा होते हमारे देश के बहुत से भागों जगदीशपुर और मथुरा इन सब क्षेत्रों में इलाज जाता है। उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर डिगबोई से भी क्या होता है, पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी से आपको बरौनी लाया जाता है, फिर हल्दिया है। और इस तरह देश के अन्य क्षेत्रों में जो है पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम भेजा जाता है। उस तरह देखोगे आप यहाँ मरमू गांव है, यह मरमू गांव है गोवा में, यहाँ से भी। और यहाँ पर क्या है, चित्रकूट दुर्ग और सब मैंने ये कर्नाटक में जो आयरन की कंपनियां हैं वहां से आयरन मिक्स करके यहाँ भेजा जाता है। जो भी हो तो पाइपलाइन परिवहन भी हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब देखोगे जो सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाटर वेजेस। और मैंने आपको कब बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर वेजेस, वन इज इनलैंड वाटर वेजेस। अब इनलैंड वाटर वेजेस में कौन है भाई, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ 2-3 जगहों पर ऐसे वाटर वेज हैं जो कि देश में सेवा प्रदान करते हैं। जैसा आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे इलाहाबाद से लेकर के आपको कहाँ पर कोलकाता तक गंगा नदी में जो है सी पर बोटें चलाई जाती हैं, जिससे सामान जो है एक साथ दूसरे स्थान पर लाया जाता है। और कल तो मैं न्यूज देख रहा था कि अब गंगा नदी में बनारस में भी क्या किया जा रहा है कि सी से मैंने नदी से ही क्या किए जाएंगे, हेलीकॉप्टर जो है अपना उतरेंगे और जाएंगे। तो क्या है, अनेक परिस्थितियां उपयुक्त की जा रही है ताकि नदियों के माध्यम से जो सामान को आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। उस तरह देखोगे यहाँ पर कौन है, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से भी धुबरी की ओर क्या कहता है, सामानों को लाया और ले जाया जाता है। तो ये भी है। और ऐसे देखा जाए तो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है का इन क्षेत्रों में जो है क्या कहता है, थोड़ा बहुत सामानों को लाया और ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो 95% हमारे आयात और निर्यात को प्रभावित करते हैं, वह है ओवरसीज वाटर वेजेस नहीं। और वे हैं देखोगे जो विश्व के, जैसा आपने देखा होगा यहाँ विश्व से हम जुड़े हुए किससे, वाटर वेजेस से ही सामान आसानी से एक दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि भारत में इसके लिए लगभग नहीं भी तो देयर आर 12 मेन पोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स हैं, पतन है मेन। और ऐसे देखा जाए तो 181 जो है और एक्सपोर्ट पोर्ट्स से अपना काम करते हैं। और भारत में आजादी के बाद पहला ध्यान दोगे मैप में आता है, पहला जब देखोगे यहाँ पर है कांडला में पोर्ट का निर्माण किया गया। कांडला में गुजरात में एक कांडला पोर्ट का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद भारत को भागम बढ़ गया था, तो कराची जो पोर्ट था इस साइड में है, वो चला गया कहां पर, पाकिस्तान में। तो भाई अब उत्तर भारत के जो भी सामान थे कैसे जाएंगे, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का सामान दूसरे देशों से लाना और ले जाना, विशेषकर सीरियल क्रॉप्स, अनाजों को, लकड़ियों को, ये सब चीजें
तो यहाँ पर कांडला पोर्ट का निर्माण किया गया। तो एक मेन पोर्ट है, आता है परीक्षा में। दूसरा है आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यह मुंबई, कौन है, मुंबई पोर्ट, जो कि एक नेचुरल पोर्ट है और ये भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुंबई पोर्ट के जो भार है उसको कम करने के लिए मुंबई पोर्ट, बेटा यहाँ नहीं, मुंबई पोर्ट यहाँ पे है। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए जस्ट इसके नीचे देखोगे यहाँ पर बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पतन, ताकि इसके भार को बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहां पर, इसलिए उसके भार को कम करने के लिए यहाँ जवाहरलाल नेहरू पतन, इसको हम लोग अन्नवा सेवा भी कहते हैं, अन्नवा सेवा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्थापित किया गया। उसके बाद आइए तो यहाँ देखोगे गोवा में कौन, मर्मुगांव पोर्ट का निर्माण किया गया। इसके बाद देखोगे आगे जाओगे तो यहाँ पर न्यू मैंगलोर, कौन है, न्यू मैंगलोर पोर्ट का निर्माण किया गया। यहां चलिएगा तो यहाँ पर कोची है, कौन है, कोची पोर्ट है। जस्ट देखोगे तमिलनाडु में यहाँ पर देखोगे तूतीकोरिन है, कौन है, तूतीकोरिन पोर्ट है। इसका देखोगे चेन्नई, जो मैन-मेड पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, यहाँ पे है नहीं। और चेन्नई और मुंबई एक हमारे देश के महत्वपूर्ण पोर्ट है, पता है। चेन्नई के बाद आप देखोगे आगे आओ तो यहाँ पर सबसे सुरक्षित पोर्ट जो है कौन है, विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे आओ तो यहाँ देखोगे ये आता है पारादीप, ध्यान रखो बेटा, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, जहां से क्या आयरन ओर जो है दूसरे देश को भेजा जाता है, यहां से भी आयरन ओर भेजा जाता है। और यहीं पर देखोगे ये जो है यहाँ पर आ जाएगा हल्दिया, और यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट से भी हम सामानों को लाते और ले जाते हैं। इस तरह हमारे मेन पोर्ट्स हैं जो हमारे सामान को आयात और निर्यात को संतुलित करते हैं। ये हमारा रहा वाटर वेजेस। इज इट क्लियर, समझ गया आप लोग? आगे मैं चल रहा हूं, आगे हम देखोगे जो सबसे महत्वपूर्ण, जो डियरेस्ट एंड माने सबसे प्यारा भी है, डियरेस्ट भी है और डियरेस्ट भी है। मतलब हम सब चाहते हैं कि यात्रा करें, वह है एयर वेजेस, जो क्या है, सबसे महंगा और जल्द एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंच जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये यातायात का साधन है नहीं। लेकिन गरीबों के लिए भाई है मुश्किल है नहीं, गरीब बेचारे इस पर नहीं चल सकते। लेकिन अब देख लो कितना अच्छा है यार, इससे जो है बाढ़ के समय प्राकृतिक प्रकोप अगर आ गया उसमें भी हम आसानी से इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। डिफेंस के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। और जो टेरेन एरियाज है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जंगल एरियाज है, फ्लड एरियाज है, उन क्षेत्रों में भी हम आसानी से जाकर राहत कार्य कर सकते हैं या जा सकते हैं। यही कारण है कि आप देखोगे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट है एरिया जो है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जिसको 7 महना के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, आपको ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में हम आसानी से यहाँ पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में। जबकि रेलवे और रोडवेज के माध्यम से यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगते हैं। और रोडवेज तो है लेकिन बहुत समय लगता है। इसलिए इस एरिया के लिए कौन जरूरी है, एयरवेज जो है, हवाई जहाज जो है, बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। और हवाई जहाज बताया था आपको डोमेस्टिक और क्या चीज, फॉरेन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ एयर इंडिया नहीं, इंडियन एयरलाइंस, ये सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो पब्लिक सेक्टर्स में और ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियां इसमें काम कर रही है, जो इंटरनेशनल उड़ान बढ़ रही है और साथ ही साथ
क्या कर रही है, डोमेस्टिक अपना उड़ान भी भरती है। तो आप देखोगे हमारे लगभग 5-6 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा में आते भी हैं। वह है, देखोगे यहाँ पर है अमृतसर में राजा जी सांसी, इसका नाम क्या है, राजा जी सांसी, या रामदास, गुरु रामदास एयरपोर्ट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। राजा जी सांसी या गुरु रामदास एयरपोर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे देखोगे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में कौन सा है, पहले इसका नाम था पालम, अब नाम क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे आइएगा तो मुंबई में है, इसको पहले लोग कहते थे सांता क्रूज, क्या कहते थे, सांता क्रूज, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला आप देखोगे तो आप आओगे यहां चले, अब देखोगे यहां पर चेन्नई में है, चेन्नई में जो है उसका नाम है मीनाम्बकम, क्या नाम है, मीनाम्बकम। और इस तरह कोलकाता में चलोगे तो कोलकाता में कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। फिर अमृतसर में राजा जी सांसी, यहाँ इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, यहाँ पर आइए तो मीनाम्बकम, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और फिर यहाँ हैदराबाद में बनाया गया राजीव गांधी एयरपोर्ट नाम दिया गया है। ये क्लियर हो गया, समझ गए, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आप देखोगे एयर ट्रांसपोर्ट के बाद महत्वपूर्ण बात आ जाता है जो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और आज तो ये कम्युनिकेशन ने, संचार के माध्यम ने क्रांति ला दी है। अब ये नहीं कि पहले संचार का साधन नहीं था हमारे देश में, बहुत सी चीजें थी पुराने ढंग से आदमी कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया वैसे ही पूरे विश्व में एक क्रांति छा गई। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भारत दुनिया में टॉप पर चल रहा है। जो भी हो, आप देखोगे इसमें भी आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अनेक चीजें हमारे मैसेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, नहीं। और आपने नाम सुना होगा पर्सनल मीडिया, मास मीडिया, पर्सनल मीडिया, मास मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, नहीं, और बहुत सी चीजें जो है आज हमारे संपर्क को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरनेट के साथ संपर्क बढ़ाते जा रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस भी सामानों के स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से भेजने के लिए, जैसे मान लो पोस्ट कार्ड है, इनवेलप्स है, छोटे छोटे सामान है, वो एयर के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। जो बंडल टाइप के जो होते हैं वह रेलवे के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस में अनेक चैनल बनाया है, लगभग 6 चैनल बनाया है, जैसे दिया गया आपके बुक्स में भी, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, नहीं, बिजनेस चैनल, बल्क मेल और चैनल एंड प्रोडिकल चैनल के नाम से जाना जाता है, और इसके माध्यम से वो सामान को भेज रहा है। तब देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण आज कम्युनिकेशन जो है हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वो पर्सनल मीडिया हो या मास मीडिया हो। और वो हर एक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विकास करते जा रहा है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो जब हम दो देशों के बीच जो हम व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात जो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात और आयात,
ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस जो है व्यापार संतुलन कैसे हो सकता है? व्यापार संतुलन कैसे होगा बता सकते हो? व्यापार संतुलन जब अब दो तरह होता है, एक तो होता है फेवरेबल ट्रेड बैलेंस और होता है अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। तो जब निर्यात की अपेक्षा हम आयात ज्यादा करेंगे, अब ये भी डिपेंड है किस चीज का आयात करें, तो निर्यात करें वस्तुओं का भी, तो निर्यात की अपेक्षा अगर हम आयात ज्यादा करते सामान को दूसरे देश से मंगवाते हैं तो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हमारा व्यापार हो जाएगा वो। और जब हम आयात की अपेक्षा अपने देश से निर्यात ज्यादा करते हैं, अब किस वस्तु का करते हैं ये भी डिपेंड करता है भाई। अगर हम बड़े बड़े सामान का कर रहे हैं, अब मान लो यही घड़ी है या मान लो ये क्या है, ये घड़ी है, इस लोहे की कीमत क्या है, कितने होंगे? कोई देने में भी शर्माएगा, अरे सर 50 पैसा ले लीजिए, क्या पैसा लीजिएगा, 50 पैसा तो पूछता है और 1 रुपया नहीं। लेकिन इसी से क्या बन गया, एक घड़ी बन गया, तो इसका कीमत जो है 200, 400, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी हो सकता है नहीं। तो वस्तुओं की क्वालिटी क्या है, किसका निर्यात करते हैं? भारत क्या करता है? भारत क्या करता है? किसका निर्यात करता है? रॉ मटेरियल्स का, जैसे आयरन का, एग्रीकल्चरल आइटम्स का। तो क्या होगा, घाटा होगा या लाभ होगा? घाटा होगा। लेकिन धीरे धीरे आज देखोगे कि हमारे देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बने बनाए सामान का हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित सामानों को भेजना चाह रहे हैं। इसमें भारत दुनिया में आगे बढ़ते जा रहा है, और चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अन्य सब चीजों में भी धीरे धीरे हम अपना क्या कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ते हुए विकास करना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहे हैं। बेटा समझ में आ रहा है? अब देखोगे जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सौम्या बंद करिए, तो आप देखोगे एक सबसे महत्वपूर्ण कायदा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर मिले तो नौजवानी फिर कहां। हमें जरूर सैर करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए। तो आइए भारत में पर्यटन की क्या संभावना है, टूरिज्म का, टूरिज्म की पर्यटन का क्या संभावना है, और टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री रूप में सामने उभर कर आया है। और आप जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ पर हिस्टोरिकल चीजें, तो हिस्टोरिकल चीजें हैं। सौम्या म्यूट करो, म्यूट करिए। आप देखेंगे क्या है भाई, अब आगे देखेंगे तो पाएंगे भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं। भारत में अनेक, भारत में अच्छा देख लेंगे। आप देखेंगे यहाँ, आप देखेंगे यहाँ पर अनेक विभिन्नताएं। देखो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है नहीं। इसके बाद आप पाएंगे कि क्या है, किस तरह से आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत घूमने के सब हो रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक जगह भी है, जहां पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और लाखों माने विदेशी जो है यहाँ पर वो देखने के लिए आते हैं, क्या करने आते हैं। और जब आएंगे भाई तो क्या होगा, इससे हमें अधिक लाभ हो सकता है। हमारे जो कुटीर उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, जो घरेलू आइटम्स बनते हैं, जो टॉयज बनते हैं, उसकी बिक्री होगी। हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, इससे हमारी इंटीग्रिटी बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है। और मान लो जम्मू कश्मीर के लोग इधर घूमने आएंगे तो देखें भाई हमारा एरिया कैसा है, क्या है। तो इस तरह से पर्यटन का हमारे देश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट में भी पर्यटन का अधिक विकास किया जाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, हम आगे चलते जाएंगे। तो बेटा आपको समझ में आया, समझे? तो इस लेसन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था।
फिर मिलेंगे हम लोग बेटा। जय हिंद, जय भारत।